औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात की, एक्सप्रेशंस की बात की और असाइनमेंट ऑपरेटर्स और असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात की। कुछ हमने आर वैल्यू और एन वैल्यू के हवाले से बात की और फिर हमने इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिसेस भी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने तौर पे भी इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया होगा और वो तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की होंगी जो हमने लेक्चर में डिस्कस की थी। आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें बड़ी ज़रूरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप प्रैक्टिस में अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे या आप टाइमली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मुमकिन इम्कानात है कि हो सकता है कि प्रोग्रामिंग आपको समझ ना आए या आगे चल के आपके लिए कुछ मुश्किलात बन जाएं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है, लेकिन चूंकि आपने अपने प्रैक्टिस नहीं की होती उन चीज़ों की, तो वो आपके लिए वबाले जान बन जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, आपको पता भी होता है कि ये काम कैसे होना है, लेकिन चूंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, वो गो थ्रू नहीं हुआ होता, दैट्स वाई वो कल कला को आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सो आई विल गाइड यू और आई विल एडवाइस यू कि आप लोग प्रैक्टिस को काइंडली साथ साथ मेंटेन करते जाएं। जो चीज़ मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ता हूं तो काइंडली आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हमने फर्दर आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है, जिनके अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का। कंपाउंड का जो वर्ड है, कंपाउंड का उर्दू मतलब होता है मुरक्कब, कलेक्शन, समीशन या कुछ दो या दो से ज्यादा चीजें जब आप कंबाइन कर देते हैं तो उसे कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जिसके अंदर आप कंपाउंड वर्किंग करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा आप एलिमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। An assignment statement that is used to assign the same value to multiple variable is called compound assignment statement. जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, c, d, चार तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है। अब इनिशियली जैसे कि मैंने बात आपको बताई थी कि हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर अपने तमाम वेरिएबल्स को हम कुछ बेसिक वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करते हैं, कोई स्टार्टिंग वैल्यूज को दे देते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इन चारों वेरिएबल्स को आपने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 0 सेट करना है, अब एक तरीका तो ये है कि आप a इक्वल टू 0 लिखिए, सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे b इक्वल टू 0, सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे c इक्वल टू 0, सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे d इक्वल टू 0, सेमीकोलन। एक तो तरीका ये है कि आप हर वेरिएबल को इंडिविजुअली वैल्यूज असाइन करें, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर आपको ये फीचर भी मिलता है कि आप एक ही स्टेटमेंट में उन चारों वेरिएबल्स को वैल्यू सेम वैल्यू पास कर सकते हैं। और अगर आप ये काम करेंगे तो ऐसा काम करने के प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू d एंड d इक्वल टू 0, ये एक ही लाइन में लिखा जाएगा। इससे होगा ये कि वो सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू सेट कर देगा, जिसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। The compound assignment statement is also called multiple assignment statement. इसको मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर या एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने का काम करता है, तो इसलिए इसको मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, to assign a value 18 to a variable a, b, c, the compound assignment is written as a equal to b equal to c equal to 8.
तो आपने क्या किया, ए, बी और सी इन तीनों को 18 वैल्यू पास करनी थी, तो आपने तमाम को इक्विवेलेंट कर दिया। अब मैथमेटिकली भी अगर आप इस चीज को देखें तो इसका मतलब यही है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू 18 या 8। इसी तरह इस काम के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। एक तो है ना कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स भी होते हैं। अभी तक तो आपने देखा बाइनरी ऑपरेटर्स को, कि जिसमें एक सिंगल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। जिस तरह एक सिंगल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स में काम करता है, इसी तरह दो ऑपरेटर मिलकर एक मीनिंग डिफाइन करते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक टास्क बनाते हैं। आप दो ऑपरेटर्स कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड ऑपरेटर बनेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये फीचर होता है कि आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज कर सकें। सी लैंग्वेज आपको ये प्रोवाइड करता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का फीचर। सो दीज ऑपरेटर्स प्रोवाइड्स सब्ट्रैक्ट, वेज टू ऐड, मतलब शॉर्टकट वेज प्रोवाइड करते हैं आपको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, वेरिएबल से वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने के लिए ये आपको शॉर्टकट वे प्रोवाइड करते हैं। So each command assignment operator is performed by combining an arithmetic operator and assignment operator. यानी कि आप ये समझ लें कि 5 तरह के आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और एक इक्विवेलेंट ऑपरेटर है जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो प्लस क्या इक्वल के साथ कंबाइन कर लेंगे, माइनस इक्वल के साथ कंबाइन होगा, तो इसमें हर एक जो कमांड होगी वो एक ऑपरेटर डिफाइन करेगी। So in C, the commonly used compound assignment operations are plus equal, minus equal, multiply equal, divide equal and person equal. तो इस तरह आप डिफरेंट जो है वो अपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिजाइन कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में इनके अपने पर्पसेस हैं, इनका एक मीनिंगफुल जो है वो पर्पस अवेलेबल है, आप वो यूज करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड्स, एज पर योर डिजायर। तो जिस चीज की जरूरत आपको होती है उस ऑपरेटर को आप जो है वो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका जो जनरल फॉर्मेट है इसको लिखने का, उसकी एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं। अब जनरल फॉर्मेट लिखने का क्या क्या नाम है जी? एक तो आप वेरिएबल लिखेंगे, जो भी आपने रखना है उसका नाम इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेशन। अब उसमें इक्वल से पहले प्री या पोस्ट दोनों फॉर्म के अंदर आप ऑपरेटर अरिथमेटिक यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल्स को कोड करूं तो आपके पास अगर आप देखें तो ये अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि जी x में प्लस करो 12, जो रिजल्ट आए वो वापस x में पास कर दो। सेम यही काम करने के लिए कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज होती है, x प्लस इक्वल 12। तो ये भी वही काम करेगा जो सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट करेगी। अब उसमें x का वेरिएबल 2 बार यूज हुआ और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में x का वेरिएबल सिर्फ एक बार यूज हुआ। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम। तो ये प्लस का ऑपरेशन है। इसी तरह आप माइनस का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू x माइनस 4, दैट इज इक्वलेंट टू x माइनस इक्वल 4। ये काम वही करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अवेलेबल है। इसी तरह आपके पास जो है वो डिवीजन का भी अवेलेबल है और इसी तरह आपके पास ये परसेंटेज का सिंबल भी अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट आपके पास जो इक्वल ऑपरेटर है ये इंडिविजुअली भी काम करता है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिलकर भी एक्शन परफॉर्म करता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इक्वल ऑपरेटर। सो इक्वल खाली इक्वल होगा तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, ये इक्वल किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ मिल जाएगा तो वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। इसी तरह जनाब हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने वेरिएबल में कुछ एडिशन करनी पड़ती है, कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ प्लस करना है। अब वो प्लस करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जी मैंने x की वैल्यू 10 है और मैंने इसको 11 करना है, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू x प्लस 1, ऐसे ही होगा ना। अब उसका अल्टरनेटिव तरीका हमारे पास क्या है? अगर तो आपने एक सिंगल एक वैल्यू एक ऐड करना है, तो उसके लिए हम फिर यूज कर लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या है? द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू ऐड वन टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो आपकी वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। जो भी वैल्यू होगी, व्हाटएवर, जो भी वैल्यू हो, ये उस वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा। कौन करेगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो ये काम करता है उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये निशान इसका जो है, सिंबल क्या है? डबल प्लस सिंबल है, यानी कि 2 दफा प्लस लिखे ना इकट्ठा, तो इसे प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा, ये बाइनरी नहीं, ये यूनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में फर्क क्या है? कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, एक पहले और एक बाद में। 2 ऑपरेंड चाहिए। यूनरी ऑपरेटर को सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। यूनी का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, यूनरी बाइनरी। तो यूनरी जो है बेसिकली एक सिंगल ऑपरेंड को यूज करता है, और बाइनरी जो है वो 2 ऑपरेंड्स को यूज करता है। सो इट इज अप्लाइड टू अ सिंगल वेरिएबल ओनली। तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। The increment operator can be used before or after the variable name। हाँ, इसमें आपके पास अब 2 चॉइसेस अवेलेबल है, या प्री इंक्रीमेंट कर लो या पोस्ट इंक्रीमेंट करो। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है? अगर आप वेरिएबल को पहले लिखेंगे तो ये प्री इंक्रीमेंट होगा। अगर वेरिएबल को पहले लिख लेंगे, ठीक है, और इसी तरह वेरिएबल को अगर बाद में लिखेंगे तो वो दूसरे वाला ऑपरेटर है। तो 2 तरह की डिफरेंट इसकी टाइप अवेलेबल है। If we use after variable name, then it will be called postfix increment operator। और इसी तरह अगर हम इसको before यूज कर लेंगे, that will be called the prefix increment operator। अगर ऑपरेटर वेरिएबल के नेम के बाद आएगा तो वो पोस्ट फिक्स होगा ना, पोस्ट फिक्स बाद में। और अगर वो वेरिएबल के नेम से पहले आएगा तो वो प्री फिक्स होगा, प्री पहले में। तो पहले बात कर लेते हैं जी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। When the increment operator is written after the variable name, जब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, चूंकि ये यूनरी है, एक सिंगल है, एक सिंगल वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा इसको, तो ये अगर आप अपने वेरिएबल के नेम के बाद लिखते हैं तो इट इज नोन एज अ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। So in this case, first the value of variable is used in the operation and then variable is incremented by 1। तो 2 काम ये करेगा, पहले वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। क्योंकि पोस्ट फिक्स है ना, बाद में फिक्स करेगा, तो पहले ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन भी आ सकता है दोनों का पेपर के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बड़ा कॉमन है। कल कलाम को आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में क्या फर्क है। तो पोस्ट फिक्स का मतलब, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट फिक्स, तो पहले ये ऑपरेट होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन इंक्रीमेंट ये 1 का ही करेगा, ये कंफर्म है कि इंक्रीमेंट 1 का ही करेगा, ये 1 से ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं करेगा। For example, to add 1 to variable, the statement is written as a plus plus, तो ये पोस्ट फिक्स हो गया।
अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई कहता हूँ मेरे पास वेरिएबल ए है, उसके अंदर 10 पड़ा और मैं इसको पहले प्रिंट करता हूँ, तो जब प्रिंट करूंगा तो वो 10 शो कर देगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाए। सो नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे ये मैंने कोई फाइल पहले से बनी हुई ओपन कर ली है। देखिए जी, मैं यहाँ पे वेरिएबल इंट लेता हूँ x और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट f और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ %d, x, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको \n नई लाइन पे भिजवा देता हूँ। सो लेट मी चेक फर्स्ट। सो देखें इसके अंदर चूंकि हमने वैल्यू कोई सेट नहीं की थी तो गार्बेज वैल्यूज आ गई हैं। सो आप यहाँ पे अभी x को 10 पास कर दें तो देखिए जी स्क्रीन के ऊपर आपको 10 लिखा नजर आ गया। सो स्क्रीन पे 10 नजर आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे x को प्लस प्लस करता हूँ। अब मैंने चूंकि x को प्लस प्लस किया, ये पोस्ट है, इंक्रीमेंट हो गया है, अब प्रिंट हुआ जा रहा है, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर मैं इसको लिखता हूं प्लस प्लस एक्स, तो ये भी वही काम करेगा जो प्री इंक्रीमेंट है, देखें वो भी क्या रहा है। लेकिन फर्क कहां पे पड़ता है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं अब आपको बताता हूं कि जैसे मैं यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं इंट सी, ठीक है, और मैं सी को पास करता हूं एक्स प्लस प्लस, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसके सी का रेफरेंस देता हूं तो देखिए स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, 10, इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये पहले असाइन करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, तो इसने असाइन करके इंक्रीमेंट किया, तो असाइन जब हुआ तो प्रिंट हो गया 10 ही। अगर मैं यही काम पोस्ट फिक्स की बजाय मैं प्री फिक्स में करता, ये देखिएगा, तो ये पहले प्लस करेगा फिर स्क्रीन पे शो करेगा, देखिए 11 रिजल्ट आया। सो इस तरह आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करके भी टेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो पहले असाइन करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन इंक्रीमेंट ये 1 का ही करेगा। इसी तरह दूसरी टाइप इसकी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये उसका रिवर्स उलट है उसका। व्हेन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल, जब वेरिएबल से पहले लिखा जाता है तो इट इज नोन एज अ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई काम है लेकिन पहले ये इंक्रीमेंट करेगा फिर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो इन दिस केस फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन द ऑपरेशन, वो बाद में अपने ऑपरेशन में उसको यूज करेगा। फॉर एग्जांपल टू ऐड 1 टू द वेरिएबल अ स्टेटमेंट इज रिटन एज प्लस प्लस ए। प्रैक्टिकली मैंने आपको ये टेस्ट करवा दिया। इसी तरह जिस तरह की इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करता है, बिल्कुल इसके रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, क्योंकि इंक्रीमेंट तो प्लस कर देता ना, एक का इजाफा कर देता है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक की कमी करता है, डिक्रीज कर देता है। लेकिन ना इंक्रीमेंट का वर्ड इंक्रीज से निकला है और इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, तो डिक्रीमेंट का जो वर्ड है वो डिक्रीज से निकला है, तो डिक्रीज का मतलब है कम करना। तो ऐसा ऑपरेटर जो एक की कमी करता है आपके वैल्यू के अंदर, उसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। The operator that is used to subtract 1 from the value of variable is called decrement operator. अब वो इंक्रीमेंट ऐड कर रहा था, ये डिक्रीमेंट माइनस कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं डबल माइनस साइन से, 2 दफा माइनस। और याद रखिएगा ये भी यूनरी ऑपरेटर है, सेम टाइप का है यूनरी ऑपरेटर। सो इट इज अप्लाइड टू अ सिंगल वेरिएबल ओनली। प्रॉपर्टी यही है इसकी कि ये भी सिंगल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। अब इसके भी वो दो ऑपरेशंस हैं, बिफोर और आफ्टर वाला, प्री और पोस्ट वाला। अगर आप पहले लिखेंगे द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर द वेरिएबल नेम, तो दोनों चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है एज पर रिक्वायरमेंट और नीड, दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। In both cases, the variable is decremented by 1, but their functions are different in expression and other operations.
ये दोनों ऑपरेशन में एक ही माइनस करेगा, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटीज डिफरेंट है, एक प्री है एक पोस्ट है। So decrement operator is divided into two types. Which ones? Postfix and prefix. तो पहले postfix की बात कर लेते हैं। When the decrement operator is written after the variable name, फिर वही बात के वेरिएबल के चूंकि नेम के बाद लिख रहे हैं तो आफ्टर है, तो आफ्टर का मतलब पोस्ट हो गया, तो इट इज नोन एज postfix decrement operator, क्योंकि बाद में ट्रीट हो रहा है ना, तो ये भी वही काम करेगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद ये डिक्रीमेंट करेगा, माइनस करेगा। In this case, first the value of variable is used in the operation and then variable is decremented by 1. फिर ये बाद में एक का उसमें कमी करेगा, एक का रिड्यूस करेगा वैल्यू के अंदर। For example, to subtract 1 to the variable at a statement is written as a minus minus. इसका जो दूसरी एंड पे बात आएगी वो प्रीफिक्स हो जाएगा, तो प्रीफिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? When the decrement operator is written before the variable, जब वेरिएबल से पहले लिखेंगे, so it is known as a prefix decrement operator. So that is called prefix, पहले, तो ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। In this case, first the value of variable is decremented by 1 and then the value of variable is used in the operation. फिर उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपकी देखो चार तरह की डिफरेंट नेचर्स हैं, इंक्रीमेंट प्री और इंक्रीमेंट पोस्ट, डिक्रीमेंट प्री और डिक्रीमेंट पोस्ट। तो इन चारों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जहां पे आपने इनको यूज करना है वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो यूज होगा। लेकिन याद रखें कि ये चारों तरह के जो ऑपरेटर्स हैं ये एक ही डील करते हैं, या तो एक का इजाफा करेगा इंक्रीमेंट या एक की कमी करेगा डिक्रीमेंट, इजाफा करेगा इंक्रीमेंट, कमी करेगा डिक्रीमेंट। अब इससे रिलेटेड जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर लें। मैं एक आधा यहाँ पे आपको प्रोग्राम और बना के दिखा देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जी मैंने इसको अरेज करते हैं सारे को, मैं अब आपके सामने एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ, int a is equivalent to 5 and similarly b is equivalent to 10। so मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अब मैं अगले लाइन पे प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट मैंने डबल कोट्स में लिख लेता हूँ जी, ये मैसेज है मेरा, एज इट इज प्रिंट होगा वेरिएबल a इज, और यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ %d एंड वेरिएबल b इज, और यहाँ पे आ जाएगा %d, ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा a और इसके बाद आ जाएगा b लेंज, और यहाँ पे मैं इसको एक नई लाइन पे भेज देता हूँ ताकि आपके सामने ये चीज क्लियर हो जाए। ओके जी, तो अब हम करते ये है कि इसको एक बार जरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए जी, वेरिएबल a इज 5 एंड वेरिएबल b इज 10। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, नोट कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ एक वेरिएबल और बना लेते हैं c, ठीक है जी, और कॉमा d, दो वेरिएबल ले लेते हैं। वो मैंने क्यों लिए जी मैं आपको भी बता देता हूँ कि मैंने इसके ऑपरेशंस को चेक करना है कि मेरे ऑपरेशंस जो है वो कितना इसके ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। अब नोट कीजिएगा, मैं सी में करता ये हूं, सी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए माइनस माइनस, ठीक है जी, मैं यहाँ पे प्लस बी करता हूं, ये मैंने एक छोटा सा ऑपरेशन लिखा। अब डी को वैल्यू मैं दे देता हूं, डी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए माइनस बी प्लस प्लस। अब इस तरह के आप ऑपरेशन खुद अपने तौर पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरह की मतलब बच्चों वाले से कहते हैं मेरी किताब में कि अगर आप खुद जब तक छेड़खानी नहीं करेंगे कोड के साथ, ये कोड आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मैंने क्या किया, नोट करें जरा, ए की वैल्यू आ गई 14। अब ये 14 कैसे आई है, a प्लस बी 15 होता है, लेकिन उसने डिक्रीमेंट भी किया, अगला वाला माइनस माइनस। बेसिकली ये स्टेटमेंट ये बनी, माइनस माइनस ए, एक ये वाला पोर्शन है, ए की वैल्यू को नहीं छेड़ा उसने, प्लस बी माइनस माइनस, तो बी का डिक्रीमेंट हो गया 9 हुआ,
9 जमा 5 14, ये ऐसे आया। इसी तरह प्लस प्लस ए 5 ही रहा, माइनस, अब चूंकि उसकी वैल्यू चेंज होके 4 हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो 5 है वैल्यू, प्लस प्लस ए, फिर उसके बाद माइनस बी प्लस प्लस, तो बी में इंक्रीमेंट हो गया 11 हो गया, तो जब 11 हुआ तो 5 माइनस 11 दैट इज 4। तो इस तरह ये आपके पास -4 है। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप खुद अपनी वैल्यूज को पुट करें, डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस परफॉर्म करें, हैंडल करें अपने कोड को और चेक करें कि ये ऑपरेशंस किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं और क्या रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, कैसे ट्रीट हो रही है चीजें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको अपने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं आइडिया कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे हो रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपको नहीं पता कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह परफॉर्म करते हैं, आपको नहीं पता कि जनाब प्री और पोस्ट में क्या फर्क है, तो आप अच्छे तरीके से रिजल्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए जरूरी होता है कि आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा उसको जरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हमने बात शुरू की कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट से कि एक ही स्टेटमेंट में मोर देन वन वेरिएबल्स को वैल्यू सेम वैल्यू असाइन की जा सकती है। फिर हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की कि अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन करें तो उन्हें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की, फिर इस तरह इसके पोस्ट और प्री दोनों टाइप्स की बात की। फिर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की, फिर इस तरह डिक्रीमेंट के प्री और पोस्ट दोनों की बात की। फाइनली हमने कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया और फिर वही बात मैं एंड लेक्चर के एंड पे फिर वही बात करूंगा कि बेटा जी जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे चीजों को, अभी से आपके पास एक प्रॉपर डोमेन अवेलेबल है, इजाजतनामा आपको मिल चुका है कि आप कोड लिखना शुरू कर दें, जितना पढ़ा उसको ट्राई करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पे मूव कर जाएंगे। बात वही है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे से आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप वहीं पे वहीं खड़े हैं। लेक्चर्स के नंबर बढ़ जाने से आपको फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। अब आपकी चॉइस है कि अपने नॉलेज को न्यूट्रल रखना है आपने या आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।